इस वक्त ये सुंदर विजुअल्स आप देख रहे हैं गांधारी के कांधान मैदान से। मैदान एक ऐसा ऐतिहासिक जो कई बार जो है गवाह बना है ऐसी काफ़ी हिस्टोरिक रैलीज़ का, या सरकारी रैलीज जो होती हैं, या क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, या लोकल गैदरिंग जो भी होती है, इस ये ग्राउंड उनका साक्षी है। और साक्षी है ये सुंदर पहाड़ियाँ। आज हमारे साथ कैमरा लेंस पर है मेरे और भरत सिंह जी के साथ पाडर नागसैनी न्यूली कॉन्स्टिट्यूशनली डिमार्केटेड कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारी विधानसभा पाडर नागसैनी के प्रत्याशी, और एक ऐसे प्रत्याशी कि जो मैं समझता हूँ 2008 में सर आपने पहला शायद इलेक्शन लड़ा था, 8 के बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि तब से ये आते हैं यहाँ पर। और मंत्री जी चाहेंगे कि विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि आप मजबूत प्रत्याशी हैं, तो हम चाहेंगे कुछ तलक सवाल भी पूछेंगे। लोग कहते हैं जी आपको बहुत डेमोग्राफिकली हर चीज़ का पता है, क्या किस गांव की क्या डिमांड है, क्या पेंडिंग है, आपको वो भी पता है। लेट्स कट इट टू द शॉर्ट। क्या आप हमें बता सकते हैं कि पाडर में लगभग कितने मैक्सिमम गाँव को आप जानते हैं? पाडर में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा गांव है जिसको मैं नहीं जानता और जहां मैं नहीं गया या जहां मेरा कांटेक्ट नहीं है। ऐसा कोई गांव नहीं है पाडर में जहां मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। चलिए सर, आज चेक करते हैं कि आपको कितने गाँव के नाम याद हैं। इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम सजाल से। सजार में ढडी है, चौकी है, वहाँ से फिर नीचे आए आप तो लाई, करथई, कुंडल, जाड़, पतापानी, इधर किदरू गांव सजार के पीछे इस तरफ। इधर से फिर बिकुगवाड़ी आ गया, लडर आ गया, कुगई आ गया, कठोली आ गया, गुलाबगढ़ आ गया, झुंडी आ गया, शेल, तुणखेल, शिकानगवाड़ी, दूर डिगरी, अपना कधेलू, फिर आ गया नीचे से हम चलेंगे तो ल्योंडी आ गया, अलीगांव आ गया, आगे चलेंगे मस्सू आ गया, फिर ऐसे चलते कुंडेल, सिसोती, पलाली, हाको और अपना पलाली, हाको, धमाल, चिनेड़ी, भेंठा, ऊपर चलेंगे हमोरी, मचेल, इस तरफ चलेंगे तो लोसेनी है, जशेड़ी है, अपना टंगेल है, सुनचाम है, हलोती है, हांगो है। वाकई में सर, वाकई में, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं और इंतज़ार करूं तो आप सभी का बताएंगे, और समय के अभाव के कारण हम आपको रोक रहे हैं, और इसमें हम आपको 10 में 11 नंबर देंगे। भरत जी, ओवर टू यू प्लीज़। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। क्या बात। जी हाँ साथियों, आज हम इस गंधारी की खूबसूरत वैली से आपसे रूबरू हो रहे हैं, और हमारे साथ में मौजूद हैं पाडर नागसैनी कॉन्स्टिट्यूंसी के भाजपा के प्रत्याशी सुनील शर्मा जी। सुनील शर्मा जी, हमने पूरे पाडर के आपकी जनसभाएं कुछ कवर की और कहीं पे नहीं पहुंच सके, लेकिन हमें जो देखने को मिला, जो भीड़ पाडर में आपकी जनसभाओं में हमें देखने को मिली सर, उसको भीड़ को देख के हमें लगता है कि पाडर में कोई प्रत्याशी आपके टक्कर में है। देखिए, ये आज की बात नहीं भरत जी, 2008 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा। आप तब से भी अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ तुन से लेके आखिरी सुनचाम तक और वहाँ आखिरी किदरू या सजार के उधर चौकी गांव तक मुझे लोगों ने बहुत प्यार और समर्थन दिया 2008 में। हालांकि तब मेरी हार हुई 2014 में, और ये प्यार और समर्थन अभी तक लगभग बरकरार है। जिस प्रकार से लोग अपना काम छोड़ के आज यहाँ पे बहुत ज़मींदारी का काम है, विशेषकर घास कटाई का काम है। आज 1 मिनट फुर्सत नहीं होती, लेकिन फिर भी पूरा दिन वेट करते हैं और समर्थन प्रकट करते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो हमने जनसभा की ही नहीं, जनसभा आने वाले दिनों में हम करेंगे। अभी हम गाँव में जाके छोटे मीटिंग्स, पब्लिक मीटिंग्स कर रही हैं। जनसभा में आप देखते हैं कि पाडर ने हमेशा ही 2008 में जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, तो वो तो बिल्कुल अचंभित रह गए थे कि दूरदराज क्षेत्र में इतनी बड़ी जनसभा। 2014 के चुनाव में भी यहाँ पे आदरणीय राजनाथ सिंह जी एज ए होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए थे। वही भीड़, वही उत्साह, वही जोश, वही जुनून था लोगों में। अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में रिसेंटली जो अभी कंक्लूड हुए, उसमें आदरणीय अनुराग ठाकुर जी उस वक्त यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे। क्या उत्साह, क्या जोश, क्या जनसभा थी। अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं यूनियन मिनिस्टर कोई आ जाए जिसको जनसभा साहब ने रैली को रेला कहा था। हाँ, तो यहाँ पे हमेशा मैंने जिस दिन यहाँ पे कॉलेज इनॉग्रेशन की रैली की थी, वो तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में उसके बराबर कोई रैली नहीं हुई। ये लोगों का प्यार है, समर्थन है, सीधे साधे लोग हैं, स्पष्ट लोग हैं, क्लैरिटी इनके दिलो दिमाग में है, राष्ट्रभक्त लोग हैं और मानवता के पुजारी लोग हैं।
कहीं न कहीं इन लोगों को अपना भविष्य, इस क्षेत्र का भविष्य भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ दिखता है, इसलिए इतना अपार समर्थन और प्रेम है। सुनील जी, ये एनसी की जो प्रत्याशी है यहाँ पे पूजा ठाकुर जी, और पूजा ठाकुर जी का कहना है कि सुनील शर्मा जी गांव-गांव में जाके धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। चलिए, धर्म के बिना राजनीति नहीं होती है। मैं अगर धर्म का पक्का हूँ तो फिर जाके मैं राजनीति में सही हो सकता हूँ। मैं अगर अपने धर्म को मानता हूँ और धर्म की राजनीति करते हैं तो इसे ये नहीं कहा जाना चाहिए कि ये गलत है। धर्म और राजनीति अलग अलग हो ही नहीं सकती है, क्योंकि धर्म ही इंसान को सही राजनीति करा सकती है। जिसका धर्म नहीं होता है वो सही राजनीति नहीं कर सकता है। वो फिर यही जिसका आज का नाम है सियासत, जिसको हम कहते हैं काला सही, जो सही राजनीति है। क्योंकि राजनीति के ऊपर जब किसी को भी राज तिलक किया जाता था तो उसे धर्म दंड दिया जाता था। ऊपर से राजा के ऊपर धर्म दंड होता है। जब राजदंड किसी के हाथ में दिया जाता है उसके ऊपर धर्म दंड होता है। तो धर्म दंड वही होता है जो धर्म डजेंट मीन्स कि ओनली पूजा आपने करनी है तो दैट इज़ धर्म। धर्म आपका जो आपको कर्तव्य पथ पर बिल्कुल अडिग रखे, जो आपको ईमानदारी के पथ में, जो आपको चरित्र के पथ में बिल्कुल मजबूती से खड़ा करे, वो धर्म है। और धर्म की राजनीति करना कोई गलत नहीं है। जो धर्म की राजनीति करेगा वो सही करेगा, देश के हित में करेगा, मानवता के हित में करेगा। मैं समझता हूँ अपने आप में एक विलियंट सी बात है। चूँकि भरत जी ने धर्म पे बात की तो एक हमारा कोट है, श्लोक है, धर्मो रक्षित रक्षित। जो धर्म की रक्षा करेगा वो धर्म भी उसकी रक्षा करेगा। अगर इन्होंने सही किया होगा तो धर्म के नाम पर इनको वोट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ सर, धर्म के ऊपर बात करते हैं, हमें याद आता है वो समय 8 में शायद मुझे लगता है बम बम भोले हुआ तो, और एक छोटे से एक उसके लिए टुकड़े के लिए हुआ था, भूमि के टुकड़े के लिए, और हज़ारों लोगों की जानें भी इसमें गई थी। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के इतिहास में ऐतिहासिक वो ऐसा विद्रोह था। लेकिन आज हम देखते हैं कि सिर्फ डेवलपमेंटल वर्क्स नहीं बल्कि सनातन के एंगल से, चूँकि मैं ठाकुर हूँ तो मैं कहीं ना कहीं ज़रूर सनातन की बात करूँगा, तो मैं कहूँगा कि सनातन की अपलिफ्टमेंट जिस तरह से हुई है या जिस तरह से निर्भीक और निडर होकर के सनातन को आगे लाया गया है। पहले क्या होता था कि मंदिर तोड़े जाते थे हमारे, आज मैं देख पा रहा हूँ एक टाइम पर उस भूमि के टुकड़े के लिए विद्रोह हुआ, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि जब यात्रा चलती है अमरनाथ की तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो है यात्रियों के लिए गृहवास बनाया हुआ है, हर जगह उनके बैठने की यात्री निवास टाइप बनाया हुआ है। कैसे देखते हैं कहाँ एक भूमि के टुकड़े के लिए, ये मैं समझता हूँ उपलब्धि तो है भारतीय जनता पार्टी की। कैसे देखते हैं सनातन की अपलिफ्टमेंट को जम्मू और कश्मीर में पर्टिकुलरली? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हम सनातनी हैं और सर्वप्रथम हम सनातन की जो हमारी श्रद्धा है हमारे मन में, वो तो है, उसे कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार से सनातन का जो यहाँ पे प्रहार था सनातन पे, तो उस प्रहार पर यहाँ से चोट करना, रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। और जहाँ तक आपने एक छोटी सी भूमि की बात कही, वो मुझे लगता है कि वो राजनीति कर रहे थे वो लोग, क्योंकि उन्होंने उससे पहले भी जब 90s में यहाँ पे एक पूरे समुदाय को कश्मीर से हिंदूविहीन कर दिया, तो उस एग्जोड है, हम तो सब धर्मों की पूरी इज्जत करते हैं, पूरा आदर करते हैं, लेकिन किसी धर्म विशेष को, सनातन को कोई आंच आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या इस देश का कोई भी व्यक्ति हो, नागरिक हो, किसी का बर्दाश्त। हाँ, और इसकी एक चीज़ जाती एग्जाम्पल ये भी है कि अभी पिछले ही दिनों हमारे देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट अपना आप को कहते हैं, युवा भी है, सबसे वो अपने आप को मानते हैं, वो उन्होंने मंदिर में गए और उन्होंने वहाँ पर जो है जनेऊ लगाया बाहर से। तो ये कहीं ना कहीं सर हमें थोड़ा सा फेक लगा कि जनेऊ लगाना और वो भी बाहर से लगाना, नित्य नियम उस जनेऊ को अंदर से लगाया जाता है, बाहर से लगाना क्या वोटर को लुभाने की एक चाल है? या फिर जिस तरह से हमने देखा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने जो है जाकर के जल चढ़ाया शिवलिंग पर, और ऐसे दौर में ऐसा करना, या फिर हम देखें गुलाबगढ़ रैली में सजाद अहमद जय श्री राम के नारे लगाए, ऐसे देखिए, ड्यूअल कैरेक्टर वाले लोग जो बाहर से जनेऊ डालते हैं, अभी उन्हें पार्लियामेंट में चला के बाकी हिंदू हिंसक है, हिंदू शब्द इतना वो बदनाम करने की कोशिश की। उनके इतने स्टेटमेंट्स आप देखिए, उनका कोई आधार नहीं, कोई बेस नहीं, कोई बुनियाद नहीं है। धर्म और मुझे लगता है कि शास्त्र की उनको कोई भी ज्ञान नहीं है, और इस प्रकार के ढोंग करना केवल वोट्स को अट्रैक्ट करने की बात के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। जहाँ तक आप बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जहाँ तक आप बात करते हैं महबूबा मुफ्ती की, उनकी जो देखिए कभी भी वो कांस्टेंट लेवल पे नहीं चलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट टाइप लोग हैं ये,
जब ये अपने उस वोट बैंक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जाते हैं तो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, और जब उन्हें लगता है कि नहीं अब मुझे कोई समुदाय नाराज़ हो गया तो ढोंग करते हैं। तो ये खिचड़ू से लेके महबूबा मुफ्ती से लेके फ़ारूक अब्दुल्ला से लेके राहुल गांधी तक का ये एक टोला है। मुझे लगता है कि ये सब इसीलिए इकट्ठे, ये ढोंगियों का एक टोला है, ये ड्यूअल करैक्टर वाले लोगों का ये टोला है, इसीलिए इनकी आपस में बनती भी है, इकट्ठे है ये टोला। तो इनको धर्म की कोई व्याख्या का, परिभाषा का कोई पता नहीं है। ये केवल हर चीज़ को वो राजनीति से देखते हैं, वोट से देखते हैं, जिसे मुझे लगता है कि लोगों ने भी अब रिजेक्ट किया है। भारत में भी किया है, जम्मू कश्मीर में भी किया है, और आने वाले दिनों में भीम जी, भरत जी, आप देख लेना किश्तवाड़ में भी इस राजनीतिक जो एक परिवार है जिन्होंने आज तक धर्म के नाम पे, ढोंग के नाम पे, ड्यूअल करैक्टर के नाम पे यहाँ तक आज तक गुमराह किया है, इस बार इसको रूट आउट किया जाएगा और हर हाल में किया जाएगा। एक बात और मैं आपके माध्यम से करना चाहूँगा, ये आप ब्रेकिंग भी बना लेना। पहली बार हमने कुछ महीने पहले, मैं कश्मीर में प्रभारी हूँ और मैक्सिमम मैं वहाँ पे रहता हूँ, मैंने कहा था कि पहली बार आप देखेंगे ना उमर अब्दुल्ला मेंबर पार्लियामेंट जीतेगा, ना महबूबा मुफ्ती। आज इस गंधारी के ऐतिहासिक मैदान से मैं ये ब्रेकिंग नहीं कहेंगे, लेकिन आपके माध्यम से मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना चाहता हूँ, इस बार पहली बार जम्मू कश्मीर अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के अतिरिक्त सत्ता में कोई और लोग देखेंगे। ये लोग कम से कम नहीं होंगे, और दिस इज़ गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये दोनों परिवार सत्ता से बाहर होंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है दर्शकों, दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दैट हैज़ कम फ्रॉम द जनरल सेक्टर ऑफ बीजेपी J&K इंचार्ज। ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग है सर हमारे लिए। इसके अलावा एक आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से, भरत जी, यू कैन टेक ओवर। गंधारी में इस वक्त हमें आग लगी थी, हम तब भी आए थे, आपसे वार्तालाप किया था, क्या इन लोगों को प्रॉपर फैसिलिटेशन मिल पाया, और गंधारी में क्या दिक्कतें हैं इनके अजाला के लिए, क्या आप कहना चाहेंगे स्पेशली गंधारी के लोगों को? देखिए, गंधारी तो मुझे लगता है कोई गुलमर्ग या सोनमर्ग या पहलगाम के पैटर्न पे ही यहाँ पे टूरिज़्म की बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। सबसे पहले इधर बेसिक फैसिलिटी हमारी थी कि रोड आ जाए, बिजली आ जाए, वो लगभग पूरी हो चुकी है। अभी मेरा जो लक्ष्य है इसको टूरिज़्म उस मैप पे लाना और डाइवर्ट करना हो सकती है सर। हाँ, डाइवर्ट करना डेफिनेटली। भीम जी, आप देखेंगे जिस प्रकार से हमने माना है कि 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, सरकार बनने के बाद आप पहली बार गंधारी में गंधारी डे देखेंगे, जिस प्रकार से आपने सिंतन मेला देखा, उस प्रकार से गंधारी फेस्टिवल आप अगले साल देखेंगे अगर हम कहीं पे हुए। और पूरा जम्मू कश्मीर का टूरिस्ट नहीं, बाहर का टूरिस्ट भी डाइवर्ट किया जाएगा। यहाँ पे ट्रैकिंग के बहुत रूट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो गंधारी में इस वक्त जो बेसिक समस्या है, यहाँ पे स्कूल अपग्रेडेशन के लिए मेरे पास डिमांड बड़ी देर से है, क्योंकि मिडिल स्कूल ही है। अभी पास में ही इश्तियारी जो यहाँ पे पंचायत का हेडक्वार्टर पहले हुआ करता था, वहाँ पे हायर सेकेंडरी हमने LG एडमिनिस्ट्रेशन से करवाया। आने वाले दिनों में ये भी हमारी कंसिडरेशन में है कि इसको हाई स्कूल किया जाए, और टीचर्स के लिए यहाँ पे बहुत डिमांड है, टीचर्स होने चाहिए। यहाँ पे एग्रीकल्चर के नाम पे मटर और आलू भी बहुत काफ़ी फेमस है यहाँ का, उस पर भी एग्रीकल्चर को भी हमने बढ़ावा देना है। लेकिन बेसिक चीज़ जो है मुझे लगता है कि वो टूरिज़्म है, जिस पे हमारी पूरी नज़र है। बिल्कुल हर जी। सुनील शर्मा जी के अगर हम काम गिनाएं तो पार्टर में शायद बहुत सारे काम हैं जिनको हम गिना नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट आपके आने से यहाँ पे पार्टर में हुई है। जी सर, आप अगर यहाँ से इस कॉन्सेप्ट चेंज कर जाते हैं तो अगले पार्टर में कौन कौन सी डेवलपमेंट काम मैं देखने को? देखिए भरत जी, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो लगभग हम जनरलाइज करके मैंने बताई वो पूरी हुई। अभी स्पेसिफिक छोटे छोटे गाँव में रोड कनेक्टिविटीज़ की बात है, वो मैंने पूरी करनी है। बिजली को और इम्प्रूव करना है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और ब्रेकिंग पार्टियों के लिए बताना चाहता हूँ। मेरा हर बार स्वप्न रहता है दिखेगा कि पार्डर कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बननी चाहिए। मैंने शेड्यूल ट्राइब की बहुत बड़ी घोषणा कर दी थी, और आज मैं घोषणा करता हूँ कि स्वप्न का पूरा होगा। पार्टियों के आशीर्वाद के कारण ही हो पाएगा। इस बार मिला तो मेरा लक्ष्य है कि जिस प्रकार से चंबा का पार्ट मांगी है और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे इक्वलेंट लेवल पे एट पार विद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पे रेजिडेंशियल कमिश्नर दिया है। मेरा लक्ष्य है कि बहुत जल्दी पार्डर को रेजिडेंशियल कमिश्नर मिले, ताकि इनको इतना दूर न जाना पड़े और यहाँ पे इनको ये फैसिलिटीज़ मिले। ये लक्ष्य मेरा अगला है। हाँ, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेके मेरा करते प्रोजेक्ट को जल्दी यहाँ पे अवार्ड करवा के यहाँ के लोगों के लिए रोजगार करवाने का है। उसके बाद तो मुझे लगता है कि छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो चलती रहेंगी, लेकिन इतना बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है। रोड कोई बहुत बड़ा रह नहीं गया है, एक्सेप्ट एंड प्लानिंग।
बाकी लगभग चीज़ें हो चुकी हैं। जी सर, यहाँ पे कुछ स्कूलों की कुछ प्रॉब्लम है। मैं आज अपने गंधारी में यहाँ पे गंधारी का टूर किया। यहाँ पे इनका लोगों का कहना है कि यहाँ पे टीचर्स स्कूलों में नहीं है। यहाँ से लेकर तक हमारा अपने जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पे भी स्टाफ की कमी है, हाई सेकेंडरी है वहाँ पे भी स्टाफ की कमी है। अगर आप जीत के आ जाते हैं तो उसके हम ये समझेंगे कि वो सारी भरत जी, मेरा ये लक्ष्य है, इसको मैंने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में नहीं रखा है। ये तो आप याद रखिएगा, मेरा पहला निशाना है जितना गैप है स्टाफ का इसको कंप्लीट करना। मतलब ये सिर्फ एजुकेशन में नहीं है, हेल्थ में हो सकता है, एग्रीकल्चर में हो सकता है, बाकी डिपार्टमेंट में हो सकता है। ये स्टाफ जो ये गैप एक बहुत ज़्यादा है, टीचर्स नहीं है, मास्टर्स नहीं है, PHE में हमारे एम्प्लॉइज़ नहीं है। ये मेरा पूरा करना मेरा लक्ष्य है। इसमें मुझे लगता है एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस रोड का भी था, क्योंकि जब रोड आती है तो विकास लाती है। अफसरान वाला साहबान भी आएंगे, इजीली वापस जा पाएंगे संडे को, तो रोड भी अब पहुंच चुका है। अब लगभग रोड्स आ चुके हैं। अब हमने फोर्स करना है कि जो एम्प्लॉइज़ है वो ड्यूटी पे आए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। तो दर्शकों, ये थी हमारी खास बातचीत बॉर्डर नागसैनी कंस्टिट्यूंसी के प्रत्याशी से सुनील शर्मा से। और ऐसे में आज हमने भी चाहा कि गंधारी वैली में ज़रा आजकल सीनरी बड़ी अच्छी है तो हम लोग भी आएँ और हमारे दर्शक भी इस गंधारी वैली के व्यू का थोड़ा लुत्फ उठाएं। जी, हम मस्त एरिया और इतनी मस्त ठंडी ठंडी हवा। और एक चीज़ और भरत जी देखने वाली ये है कि कुछ मीडिया पर्सन बीजेपी के साथ ऐसा मतलब उनकी रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, कुछ एनसी के साथ चल रहे, कुछ इधर उधर चल रहे, लेकिन जिसकी जहाँ फिजिबिलिटी बनती है अपन लोग वहाँ जा रहे हैं। लेकिन हाँ, कमेंट्स में ज़रूर कुछ लोग कहेंगे। मैं तो इतना कहता हूँ कि देखिए, मैं एक इंसान हूँ, पहले एक पादरी हूँ, एक भारतीय हूँ और उसके बाद शायद एक पत्रकार हूँ। और मुझे अपना जो है रखने का वो अपना क्या कहते हैं उस अपना व्यू या अपना ओपिनियन रखने का पूरा हक है मुझे ऐसा लगता है कि आपको वोट करना चाहिए और उन मुद्दों को ज़रूर मद्देनज़र रख करके वोट करना चाहिए कि 370 जब तक थी तो हमारे दिमाग में अनरेस्ट था, 370 जब तक थी हमारे फौजियों के साथ बदसलूकी हुई, 370 जब तक था तब तक हमारी गायें काटी गई खुलेआम, 370 जब तक था तो मदरसों में जो है हिंदुओं को भड़काया गया, उनके बच्चों को उस तरह का ज्ञान दिया गया, हमारे बैंकरों पर बम फेंके गए। मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि जो मंशूर कुछ लोगों के ऐसे हैं कि वो PSA को रिपील करने की बात करते हैं, 370 को रिस्टोर करने की बात करते हैं। तो आप अपने मुद्दे देखिए, ये इलेक्शन कई एंगलों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक दूरदर्शी सोच रख करके गहन मंथन करके वोट करना चाहिए। बाकी दुनिया क्या कहती है हमें उसकी परवाह नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।